नमस्कार श्रोताओं, आपका हमारे YouTube चैनल नित्य दर्शन में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एक व्यवसाय किन किन रूपों में हो सकता है और उसका संचालन करने वाले जो स्वामी हैं वो कौन हैं, किस प्रकार के भिन्न भिन्न व्यवसायों के स्वरूप में उनके अधिकार और दायित्व क्या क्या होंगे। व्यवसाय के आरंभ में व्यवसाय छोटा था, सीमित क्षेत्र तक था। एक ही व्यक्ति व्यवसाय को भली भांति चला लेता था, परंतु वर्तमान समय में व्यवसाय विस्तृत रूप ले चुका है। देश विदेश व्यापार हो रहा है, व्यवसाय का पैमाना बढ़ गया है, इसलिए पूंजी की और श्रमिकों की, प्रबंध की या वैज्ञानिक तकनीकों की जो आवश्यकताएं हैं वो उत्पन्न होने लगी हैं और व्यवसाय विभिन्न रूपों में किया जाने लगा है। इन रूपों के बारे में आइए हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। व्यवसाय संगठन और उसके स्वरूप और उसके प्रारूप। अब यहाँ पर व्यवसाय क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण से जुड़े जितने भी कार्य हैं वो व्यवसाय हैं। और संगठन क्या है? व्यक्तियों और वस्तुओं का गठन करना, इकट्ठा करना। इसलिए व्यवसाय संगठन का अर्थ क्या है? ऐसे संगठन जो व्यवसाय सेवा के उत्पादन से वितरण तक के संपूर्ण कार्यों को लाभ के लिए करते हैं। यह एक व्यक्ति की ऐसी संस्था हो सकती है या व्यक्तियों के समूह की भी। अंत व्यवसाय का स्वामी कौन है, एक व्यक्ति या अनेक? इस आधार पर हम व्यवसाय के विभिन्न रूप बना सकते हैं। हर एक स्वरूप में भिन्न भिन्न कानून का पालन करना होगा और संचालन भी करना होगा। स्वामित्व जो एक वैधानिक धारणा है। चार्ट में देखिए, एक व्यावसायिक संगठन के अनेक प्रारूप हो सकते हैं। एक व्यवसाय निजी रूप में, सार्वजनिक में और मिश्रित रूप में चलाया जा सकता है। निजी क्षेत्र मतलब व्यवसाय निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ उसका प्रबंध, संचालन व्यवस्था और उस पर नियंत्रण कौन कर रहा है? निजी व्यक्ति। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, निजी क्षेत्र के उपक्रम, प्राइवेट क्षेत्र के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी निजी स्वामित्व में आते हैं। इनके संचालन में, प्रबंध में राज्य और केंद्र सरकार का किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होता। इन्हें हम निजी उद्योग या निजी उपक्रम भी कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें उद्योगों को, व्यवसायों का प्रबंध, संचालन, नियंत्रण सब सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य, केंद्र सरकार या दोनों मिलकर इसमें पूर्ण स्वामित्व में कार्य करती हैं। अच्छी वस्तुएं और उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराना इनका ध्येय होता है। ये क्वालिटी पर ज़्यादा बेस्ड होती हैं। यह सरकारी और राजकीय उपक्रम के नाम से भी जानी जाती हैं। और संयुक्त क्षेत्र क्या है? संयुक्त यानी मिलजुल कर किया जाने वाला। यहाँ पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का योगदान होगा। ऐसे उद्यम जहाँ प्रबंध, संचालन, नियंत्रण सरकार और निजी व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया जाता है। एक तरह की सार्वजनिक निजी क्षेत्र की सरकारी और मिश्रित क्षेत्र के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं। प्रबंध, संचालन निजी नियंत्रण और सरकार के प्रतिनिधियों से मिलकर किया जाता है। गैर समामेलन संगठन ऐसे संगठन हैं जो किसी विशेष अधिनियम के अंतर्गत संचालित नहीं होते, यानी किसी लॉ का या नियम का लागू नहीं होता। यहाँ पर इनका पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य नहीं होता। पंजीकरण यानी हम रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं, वो इसमें अनिवार्य नहीं होता। समामेलित संगठन वह स्वामित्व संगठन होते हैं जिनको शुरू करने के लिए या आरंभ करने के लिए हमें विशेष एक्ट को, विशेष लॉ को या अधिनियम को पालन करना पड़ता है और उसी के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण अनिवार्य होता है। एकाकी व्यवसाय नाम से स्पष्ट है, एक व्यक्ति द्वारा व्यापार। जो आप आसपास जितनी भी दुकानें देखते हैं वो एकाकी व्यापार के ही उदाहरण हैं। वहाँ पक्का स्वामी, पूंजी, प्रबंध, संचालन, नियंत्रण, लाभ हानि को वहन करने वाला, जोखिम उठाने वाला, सब एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। इस व्यापार में सरकार की किसी तरह की पाबंदी नहीं होती, एक तरह का स्वतंत्र व्यापार होता है। संयुक्त हिंदू परिवार नाम से ही स्पष्ट है, परिवार द्वारा चलाया जाने वाला व्यवसाय हिंदू परिवार द्वारा।
जिसका प्रबंध, संचालन, निर्देशन, नियंत्रण, प्रबंध का जो परिवार का जो हेड होता है उसके अधीन किया जाता है, और इसके बाकी सभी सदस्य जो होते हैं वो इसके सदस्य माने जाते हैं और उसके कर्ता, मुखिया के अंतर्गत कार्य करते हैं। इसमें एक नियम लागू होता है जिसे हम कहते हैं हिंदू लॉ के सामान्य नियम, जिसके तहत इस व्यापार को किया जाता है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा वैधानिक व्यवसाय है जो किसी समझौते के अंतर्गत कार्य करते हैं। लाभ हानि के लिए वो इकट्ठा होते हैं और समझौते के आधार पर ही उस लाभ हानि को विभाजित करते हैं। इसमें 1932 एक्ट साझेदारी अधिनियम लागू होता है और उसके नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। दूसरी तरफ संयुक्त साहस भी साझेदारी का ही एक प्रतिरूप है, थोड़ा सा विकसित। दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर किसी विशेष व्यवसाय को अस्थायी संचालन करते हैं, मतलब परमानेंट नहीं है, कार्य तक सीमित है, वो कार्य संपन्न होगा तो ये व्यवसाय भी समाप्त हो जाएगा। तो कार्य समाप्त होने पर ये संयुक्त समझौता जो होता है वो समाप्त हो जाता है और इसको हम साझेदारी, संयुक्त साहस के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं होती। अगला है संयुक्त पूंजी कंपनी। संयुक्त पूंजी कंपनी विधान द्वारा 1956 एक्ट है, उसके अंतर्गत निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी हम मान रहे हैं कि वह व्यक्ति है और व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो इस कंपनी को दिए जाते हैं और इसका पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। इसकी एक सार्वभौम मुद्रा होती है जिसके आधार पर यह हस्ताक्षर करती है और कंपनी का संचालन अंशधारियों द्वारा चयनित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। उसके बाद सहकारी संगठन, वह संगठन जो इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, गठित हुए हैं, इन्हें हम ऐच्छिक संघ भी कहते हैं और इसमें सदस्यों की सेवा करने के उद्देश्य से ये स्थापित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य जरूरतमंद और वित्तीय रूप से कमज़ोर लोगों की आवश्यकताओं को सामूहिक रूप से सहयोग देकर पूरा करना है। इन्हें हम सहकारी अधिनियम 1912 के अधीन रजिस्टर्ड करवाते हैं और इसको ये रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इन्हें हम सहकारी समितियां और सहकारी उपक्रमों के नाम से भी जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत है हमारे विभागीय उपक्रम। विभागीय उपक्रम वह उपक्रम है जिन पर पूर्ण सरकार का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इन उपक्रमों का प्रबंध, संचालन संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जैसे रेल मंत्रालय, तो रेल से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो रेल मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे। इन उपक्रमों के वार्षिक गतिविधियां और रिपोर्ट तैयार करके विधानसभा में और संसद में प्रस्तुत किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। विभाग की जितनी भी सफलता और असफलता होता है उसके लिए वही मंत्रालय जवाबदेह होता है। सार्वजनिक निगम से तात्पर्य उन निगमों से है जिनकी स्थापना हम संसद में, विधानसभा में एक विशेष अधिनियम पारित करते हैं उसके अंतर्गत की जाती है। इन्हें हम वैधानिक नियम भी कहते हैं और क्योंकि ये संसद में पारित हुए हैं इसलिए इन पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है। इनका पृथक अस्तित्व होता है। इनकी संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा दी जाती है और ये निगम जनता से भी पूंजी उधार ले सकते हैं। सरकारी कंपनी वह कंपनियां जिनकी चुकता अंश पूंजी जो होती है वो 51% भाग राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास होता है, मतलब सरकार का इसमें ज़्यादा होल्ड है। सरकारी कंपनियों का पंजीकरण जो है 1956 कंपनी अधिनियम के तहत ही होता है, लेकिन इसमें जो मुख्य भाग है वो 51% भाग सरकारी निगमों के पास होता है, इसलिए इन्हें सरकारी कंपनी माना जाता है। संयुक्त क्षेत्र नाम से ही स्पष्ट है, जिनमें प्रबंध संचालन मिलकर किया जाता है उन्हें हम संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। तो इसका उदाहरण आप पढ़ चुके हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मध्य जब साझेदारी संयुक्त रूप से होती है तो इसे हम संयुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं, मिश्रित भी कहा जाता है। और इन उपक्रमों का जो प्रबंध और संचालन होता है वो निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर करते हैं। उनके प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते हैं, वो दोनों मिलकर इस व्यवसायों का संचालन करते हैं। तो इस प्रकार से हमने व्यावसायिक स्वरूपों के बहुत सारे रूप देखे जिनमें एक व्यवसायी अपने व्यवसाय को खोल सकता है। उम्मीद है ये
आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला विषय हमारा एकाकी व्यवसाय वो क्या होता है, उसके क्या लाभ हानि है, उसके ऊपर हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस तरह की व्यावसायिक अध्ययन की अन्य वीडियो से परिचित होते रहिए। धन्यवाद।